हेलो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने के बाद हमारा आज का टॉपिक है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक सीक्वेंस में पूरी स्टेजेस का एक प्रोसेस था जिसको आपने इजीली लर्न कर लिया होगा। oogenesis एज़ कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है और धीरे धीरे इसके टर्म्स को और इसके स्टेप्स को, जो सीक्वेंस में जो स्टेप्स हैं उनको अच्छे से सुन के फिर आपने इसको लर्न करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mature female gamete, that is ovum, inside the female reproductive organs, that is ovaries, is called oogenesis। तो फीमेल्स की ओवरीज में जिस प्रोसेस से ओवम बनता है उस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो oogenesis is initiated during embryonic development in a female fetus। बच्चों, यहाँ पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में ये बात ध्यान देने के काबिल है कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आपने सीखा कि वो स्टार्ट होता है इन द बॉडी ऑफ द मेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, बट oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल जब वो खुद एक फीटस होती है। दैट इज़ जब वो खुद अभी अपनी मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रही होती है। फीटस मतलब जो अभी एक चाइल्ड नहीं बनी है उसको फीटस बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि oogenesis का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हुआ। उस फीमेल के अंदर स्टार्ट हुआ जो फीमेल अभी जिसका बर्थ नहीं हुआ है, जो अभी फीटस है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन 6 to 8 वीक्स फीटस, जब फीटस को अपनी मदर के अंदर बनते हुए पलते हुए 6 से 8 वीक्स हो जाते हैं, तो उसकी ओवरी के, उस फीटस की ओवरी के कुछ एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो एज अ प्राइमरी जर्म सेल्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिनको हम ओवम मदर सेल्स भी कहते हैं या जिनको हम oogonia भी कहते हैं। सारे oogonia माइटोसिस के साथ डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और डिवाइड कर करके ये अबाउट 20 वीक्स के फीटस में ये 6 to 7 मिलियन ऑफ oogonia बन जाते हैं और उसके बाद 6 to 7 मिलियन oogonia बनने के बाद all the oogonia stop dividing। Now these such a large number of oogonia start differentiation, that is there is a change in their size and shape, and at the time of the birth of that female only 2 million oogonia are left in each fetal ovary। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस्ट ऑफ द oogonia है, जो 6-7 मिलियंस थे, उसमें से अगर 2 मिलियन बच गए हैं तो बाकी कहाँ गए? वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सिर्फ 2 मिलियन बच जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, नाउ फीमेल फीटस में ये जो oogonia बने थे, दे स्टार्ट मियोसिस 1। ये मियोसिस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने बनना क्या है? इन्होंने ओवम बनना है। सो ये भी मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं, बट दे गेट अरेस्टेड इन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्रोफेज 1 स्टेज ऑफ मियोसिस 1। अभी ये प्रोफेज 1 में ही होते हैं तो इनकी डिवीज़न रुक जाती है। इसके बाद इनकी डिवीज़न होना बंद हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल लॉकडाउन में जैसे ही हमने पहला कदम अपना घर से बाहर रखा और हम रोक लिए गए, तो इसी तरह ये जो oogonia थे ये जब स्टार्ट करते हैं डिवाइडिंग, तो फर्स्ट स्टेज में ही दे स्टॉप डिवाइडिंग इन मियोसिस 1। नाउ दे आर नेम्ड एज प्राइमरी oocytes। अब उनका नाम बदल जाता है। क्या नाम पड़ गया?
primary oocytes. Now each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. इस प्राइमरी oocyte के आगे पीछे सेल्स की एक लेयर चढ़ जाती है, उन सेल्स का नाम है ग्रेन्युलोसा सेल्स. और अब हम प्राइमरी oocyte को प्राइमरी oocyte नहीं कहते, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. नाउ a large number of these primary follicles degenerate during the phase from birth to puberty. बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक आते आते जब एक फ़ीमेल 13 to 14 ईयर्स की एज में आ जाती है या जब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उस फेज़ तक आते आते ये जो 2 मिलियन के अबाउट ये थे प्राइमरी फॉलिकल्स, ये धीरे धीरे कम होते होते, डीजनरेट होते होते ये धीरे धीरे 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में रह जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. नाउ एट दिस स्टेज द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स. अब और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स इनके ऊपर आ जाती हैं और एक न्यू लेयर आती है जिसको बोलते हैं थीका. सो जब प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर न्यू लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा एज वेल एज न्यू लेयर थीका आ जाती है, सो दीज प्राइमरी फॉलिकल्स आर नाउ नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल्स. सो स्टूडेंट्स, चाहे हम प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं, बट इनसाइड दीज फॉलिकल्स कौन सा सेल है? प्राइमरी oocyte. ये आपने याद रखना है. नाउ these secondary follicles soon transform into tertiary follicles which are characterized by fluid filled cavity called antrum. अब इन secondary follicles के अंदर एक fluid से filled cavity बन जाती है जिसको हम बोलते हैं antrum. And the theca layer is organized into an inner theca and outer theca. The inner theca layer is called theca interna and the outer theca layer is called theca externa. और ये पूरे फॉलिकल को कौन सा फॉलिकल बोल रहे हैं हम? टर्शियरी फॉलिकल. क्या हुआ टर्शियरी फॉलिकल? जिसके अंदर एक कैविटी थी जिसको बोलेंगे हम एंट्रम, और जिसके oocyte के ऊपर 2 लेयर्स थी, एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना. और oocyte अभी तक कौन सा है? वो है प्राइमरी oocyte, जो अभी तक रुका हुआ है मियोसिस 1 स्टेज में. सो दिस टर्शरी फॉलिकल कीप्स ऑन ग्रोइंग इन इट्स साइज एंड completes its first meiotic division when the female enters in the puberty, that is when first menstrual cycle of that female starts. Now this is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. तो क्या होता है कि जब ये डिवीजन हुई, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जो 2 हैप्लॉइड सेल्स बने, उसमें से जो एक सेल है that is larger in size as compared to other haploid cell. जो लार्ज साइज का सेल होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, एंड जो स्मॉलर सेल्स होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बिगर इन साइज क्यों हो जाता है? बिकॉज इट रिटेन्स द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. ये प्राइमरी oocyte से जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म है वो सारे का सारा ले लेता है, और जो टाइनी पोलर बॉडी है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं आते, तो ये इन द मीन टाइम ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है. ये जो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, दिस कंप्लीशन इज डन प्रायर टू 48 आवर्स ऑफ ओवुलेशन. और जो बाकी वाले oocyte थे जितने भी, जो अभी मियोसिस 1 में ही रेस्ट कर रहे थे या अरेस्टेड थे, दे आर लेफ्ट
अनफंक्शनल, वो अभी कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही पिक होता है और वो आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनता है। और इसके साथ साथ आपने फिर से यही याद रखना है कि ये सारी चेंजेस जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में कंप्लीशन हुई, चेंज हुआ, ये सारी कहाँ पे हो रही हैं? इनसाइड द टर्शरी फॉलिकल। ओके, now after that the tertiary follicle further changes into a mature follicle which is known as Graafian follicle. जो लास्ट में मेच्योर फॉलिकल बनता है that is named as Graafian follicle. Now the secondary oocyte inside the Graafian follicle forms a new membrane around it which is known as zona pellucida. So ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके आगे पीछे एक और लेयर बनी जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी oocyte कहाँ है? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी oocyte inside the Graafian follicle again enters in meiosis second and gets arrested again at metaphase 2 stage. अब सेकेंडरी oocyte ने तो मियोसिस 2 कंप्लीट करनी थी, तो वो मियोसिस 2 में जैसे ही एंटर होता है तो मेटाफेज 2 में इसकी डिवीजन होना स्टॉप हो जाती है। नाउ एट दिस स्टेज द ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्स। ग्रेफियन फॉलिकल की जो वॉल्स थी वो फट जाती हैं टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, सो दैट ओवरी में से जो सेकेंडरी oocyte है उसको वो बाहर निकल सके। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। सो हमें अपने दिमाग में ये क्लियर कर लेना है कि ओवम इज नॉट रिलीज्ड बट सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन नॉर्मल साइकिल। ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि ओवम कहाँ गया, ओवम कौन है? सो व्हेन सेकेंडरी oocyte, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इट इज़ नाउ इन अरेस्टेड स्टेज एट मेटाफेज 2, तो ये वैसे का वैसा ही रिलीज़ हो जाता है अनटिल एंड अनलेस इट गेट्स ए स्पर्म। अगर इस सेकेंडरी oocyte को एक स्पर्म मिल जाता है और स्पर्म इस काबिल हो जाता है कि वो ओवम के अंदर एंट्री उसकी हो जाए, तो तब ये अपनी कंप्लीट करता है मियोसिस 2। कौन? सेकेंडरी oocyte। और मियोसिस 2 कंप्लीट करते ही ये 2 हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाता है। ये भी अनइक्वल डिवीजन है, सो जो बिगर साइज का सेल बनता है दैट इज कॉल्ड ओवम एंड द स्मॉलर सेल इज नोन एज सेकेंडरी पोलर बॉडी, और आफ्टर सम टाइम द सेकेंडरी पोलर बॉडी इज आल्सो डिस्ट्रॉयड। नाउ दिस बिगर सेल which is known as ovum becomes a mature egg cell with which the sperm fertilizes and the process of further development takes place. So students, this was all about oogenesis. I know this process of oogenesis is complicated and difficult for you as compared to spermatogenesis. I have tried my level best to make it as easy as possible for you. तो मेरा फिर से पढ़ाई का वही मूल मंत्र, इस लेक्चर को बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, टर्म्स को लर्न करिए, डायग्राम्स को ड्रॉ करिए और फिर से अपने आंसर्स को अपने हाथों से लिखिए। तो आई थिंक आप इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। टिल माय नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।